सवाल से शुरू करते हैं। मान लो एक कंपनी ने साल भर में 5 करोड़ की कमाई करी। अब गवर्नमेंट चाहती है टैक्स और कंपनी भी चाहती है जितना हो सके उतना टैक्स बचाना। तो क्या ये कंपनी टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है? क्या सब कुछ अलाउड है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। आज का वीडियो है अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग और ये है इस पूरी सीरीज का लास्ट वीडियो एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगी ये वाली वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस जैसे मेक और बाय, लीज और ओन, ऐसे कुछ बिजनेस डिसीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं। तो आज हम कवर करेंगे 7 टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे टैक्स प्लानिंग क्या होता है। उसके बाद हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का डिफरेंस देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से कैसे कैसे अलग हैं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या करना मॉरली रॉन्ग है। तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स प्लानिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। 4 टेक्निक्स हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ बिजनेस डिसीजंस के बारे में देखेंगे जैसे मेक और बाय, ओन और लीज, और हम देखेंगे रिटेन वर्सेस रीप्लेस, शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कस करेंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बारे में। इसको हम एक न्यूमेरिकल की मदद से भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको, जो मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब दूंगी। तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझ लो कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है। टैक्स प्लानिंग मतलब अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से अरेंज करना कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमम हो जाए। क्या? अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरीके से अरेंज करना कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमम हो जाए। लेजिटिमेट अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स टू मिनिमाइज द टैक्स, पर पूरी तरीके से लॉ के अंदर रख के, विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ नहीं टूटना चाहिए। लॉ के अंदर आप ऐसे अरेंजमेंट्स करो कि वो वैलिड हो, कोई चीटिंग नहीं, कोई छुपाना नहीं, सब कुछ डिस्क्लोज होता है। तो क्या मतलब है आपका टैक्स प्लानिंग का? लेजिटिमेट अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स टू मिनिमाइज टैक्स विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, नो कंसीलमेंट, नो मिसरिप्रेजेंटेशन, फुल्ली डिस्क्लोज। ठीक है, ये होता है आपका टैक्स प्लानिंग। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। मतलब जो लॉ में लीगली गिवन डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, रिलीफ्स हैं, उन सबको यूज करो। जो दिए गई हैं उनको अच्छे से यूज करो, फुल फ्लेजेड यूज करो उन सारे डिडक्शंस का, एग्जम्पशंस का और रिलीफ्स का। ऑब्जेक्टिव 2 है अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करो। मतलब जो आपका टैक्स बचा है उससे जो आपका कैश बचा है वो कहीं इन्वेस्ट करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ या अपने गोल के टुवर्ड्स उस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करो। ठीक है, डोंट स्टॉप द कैश फ्लो। The main motive is that. Next is to ensure compliance. मतलब कि टैक्स प्लानिंग फुली लीगल है, तो जो आप इसमें रिटर्न फाइल कर रहे हो वो ऑनेस्टली फाइल होनी चाहिए, कोई लिटिगेशन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्स प्लानिंग के। क्या क्या? टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करो, अपना कैश फ्लो इंप्रूव करो और कंप्लायंस इंश्योर करो। ठीक है। Now if I talk about the types of tax planning, there are 8 types. याद करना है पहले इनके नाम को। पहला है शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, फिर है परमिसिव और पर्पसिव, फिर है एक्टिव और पैसिव, एंड देन इज स्ट्रक्चरल एंड कंप्लायंस लेड। तो ऐसा आपको ये याद करने हैं, शॉर्ट लॉन्ग, परमिसिव पर्पसिव, एक्टिव पैसिव और स्ट्रक्चरल और कंप्लायंस लेड। तो मतलब क्या है इनका, मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज क्या होता है? इसमें टैक्स प्लानिंग 1 साल के अंदर होती है। जैसे साल के एंड में एफडी अपने वाइफ के नाम पर करना या फिर टैक्स रेजिम चूज करना, ये सब आपका शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग में आता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग, इसमें क्या होता है? ये आपकी कई सालों की प्लानिंग है। दिस विल वर्क फॉर अ लॉट ऑफ मेनी ईयर्स। तो ये बहुत ध्यान से चूज करना होता है, जैसे कि डिसाइड करना कि आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी है। ठीक है, ऐसे डिसीजंस जो आते हैं वो लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग में आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं परमिसिव की, तो परमिसिव में होता है लॉ में जो एक्सप्रेस डिडक्शंस दे रखे हैं उनका यूज करना, जैसे 80C, 80D, वो परमिसिबल डिडक्शंस का इस्तेमाल करना। फिर इफ आई टॉक अबाउट पर्पसिव, ये टैक्स प्लानिंग पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक गोल्स के लिए करी जाती है। कुछ स्पेसिफिक गोल के लिए जो किया गया टैक्स प्लान है वो आपका पर्पसिव टैक्स प्लान होता है, जैसे कि अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करना।
ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है हर साल एक्टिवली प्लान करना। पैसिव प्लानिंग का मतलब होता है जो आपका स्ट्रक्चर है उसी में बेनिफिट इनबिल्ट है। ठीक है। स्ट्रक्चरल आपका एंटिटी चॉइस होता है और कंप्लायंस लेड आपका डिस्क्लोजर बेस्ड होता है। ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स प्लान्स के टाइप हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे इंपॉर्टेंट और टैक्स प्लानिंग का मतलब। दिस इज इट फॉर टैक्स प्लानिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और एग्जामिनर उसी चीज का फायदा उठाता है। सिंस दिस इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक, एग्जाम में जरूर इसमें से क्वेश्चन उठ के आता है। बच्चे अवॉइडेंस को इवेजन से, इवेजन को प्लानिंग से ऐसे कंफ्यूज कर लेते हैं। तो हम एक एक टर्म को लॉजिकली समझेंगे, ऐसे समझ लेंगे आज कि इसके बाद तुमको दोबारा रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो एक क्विक गेम खेलते हैं। मैं 3 सिचुएशंस दूंगी, 3 सिनेरियोज दूंगी। तुम साथ ही साथ कमेंट में बताना कि उस सिनेरियो में इनमें से कौन से वाला कैटेगरी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, रेडी? नोबडी इज गोइंग टू जज, जो समझ आए वही कमेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले सिनेरियो 1 इज मिस्टर ए ने 80C में पीपीएफ में इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपए। टैक्स रिटर्न में उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर किया। तो क्या है ये बताओ? उन्होंने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है, 80C से उन्होंने 1.5 लाख का डिडक्शन लिया है, क्लियरली उन्होंने रिटर्न में भी डिक्लेयर किया। तो बताओ क्या होगा ये? टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस या फिर इवेजन? टैक्स प्लानिंग। ये लीगल है, मॉरल है और फुल्ली डिस्क्लोज्ड भी है। गवर्नमेंट ने खुद से ये वाला डिडक्शन दिया है। ठीक है, तो ये आपका टैक्स प्लानिंग है। क्या कहता है टैक्स प्लानिंग? अरेंजिंग अफेयर्स विद इन लॉ टू रिड्यूस टैक्स, फुल्ली डिस्क्लोज। ठीक है, मॉरल भी है और लीगल भी है। नाउ सिनेरियो 2 इज मिस्टर बी ने एक कॉम्प्लेक्स कंपनी स्ट्रक्चर बनाया लीगली, सिर्फ इसलिए कि ट्रांजैक्शन एक ऐसी कंपनी के थ्रू जाए कि टैक्स रेट नियर 0 है। लॉ टेक्निकली कंप्लाई हो रहा है लेकिन स्पिरिट ऑफ लॉ तोड़ रहा है। तो बताओ क्या होगा? टैक्स अवॉइडेंस लीगली सही है लेकिन मॉरली गलत है। ये लूप होल्स एक्सप्लॉइट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में मैकडॉवल केस में कहा कलरेबल डिवाइसेस मतलब ऐसे अरेंजमेंट्स जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाए गए हैं वो सब वॉइड हैं। क्या है? वॉइड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये स्टेटमेंट। और GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स सेक्शन 95 to 102 अब इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टैक्स अवॉइडेंस। क्या लिखा है टैक्स अवॉइडेंस के बारे में? लिखा है कि यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ टेक्निकली लीगल बट नॉट इंटेंडेड। तो लीगल है बट इमोरल है, राइट? ये होता है आपका टैक्स अवॉइडेंस। मैंने मैकडॉवल केस के बारे में भी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट सिनेरियो इज मिस्टर सी ने 20 लाख की इनकम रिटर्न में नहीं दिखाई, छुपा ली। तो बताओ क्या होगा? टैक्स इवेजन। दिस इज कंप्लीटली इलीगल। ये टैक्स इवेजन है, ये इलीगल है, क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या इस पर पेनल्टी लगती है? बिल्कुल लगती है, इस पर पेनल्टी लगती है। अंडर सेक्शन 270A इस पर पेनल्टी लगती है, प्लस प्रोसिक्यूशन भी होता है, इसमें जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या है टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन इज कंसीलिंग इनकम और इन्फ्लेटिंग डिडक्शंस। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्या है टैक्स इवेजन? अ क्रिमिनल ऑफेंस, इलीगल है, इमोरल है। पेनल्टी भी लगती है, पेनल्टी लगती है आपकी 100 से 300% की अंडर सेक्शन 270A। ठीक है, एंड इसमें प्रोसिक्यूशन भी पॉसिबल है। साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 to 300% ऑफ टैक्स इवेडेड प्लस प्रोसिक्यूशन पॉसिबल। टैक्स इवेजन किया अगर आपने तो आपका प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आ गया तीनों में क्लियर डिफरेंस समझ में? टैक्स प्लानिंग लीगल है, मॉरल है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल है बट इमोरल है। टैक्स एवेजन तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो याद रहेगा, अब कंफ्यूज नहीं होगे, कंप्लीटली इलीगल क्या है? टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग दोनों लीगल हैं, बट टैक्स एवेजन तो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें पेनल्टी लगती है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है अंडर सेक्शन 270A। राइट, याद रहेगा, पेपर में आ गया तो अच्छे से याद रहेगा कि इलीगल क्या है इन तीनों में से। ठीक है, अब एक बार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल समझ लो क्या होते हैं। ये है सेक्शन 95 से सेक्शन 102 में। ये गवर्नमेंट का स्टेप है एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस के अगेंस्ट गवर्नमेंट का एक लीगल स्टेप है, गवर्नमेंट का वेपन है। अगर कोई अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर हो जाए तो उस पर भी टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी और उस पर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर हो जाए तो उस पर टैक्स भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के ऊपर।
ठीक है, तो ये आपके गार के रूल्स के अंडर लिखा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज गार सिर्फ ये वाले रूल्स आपके सिर्फ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स पर लगते हैं, नॉर्मल टैक्स प्लानिंग पर नहीं लगते हैं। बच्चे ये मिस्टेक बहुत कॉमनली कर देते हैं कि नॉर्मल टैक्स प्लानिंग में भी इसको इम्प्लाई कर देते हैं, नहीं, ये सिर्फ आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के ऊपर लगता है, नॉर्मल लीगल टैक्स प्लानिंग पर नहीं लगता है। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर आर टैक्स मिटिगेशन एंड टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मिटिगेशन होता है आपका रिड्यूसिंग टैक्स बाय जेन्युइनली इंकरिंग एक्सपेंस अलाउड बाय लॉ। ऐसे टैक्स को रिड्यूस करके जो जेन्युइनली इंकरिंग एक्सपेंस से हो रहे हैं, जो अलाउड है बाय लॉ, उनको करना आपका टैक्स मिटिगेशन होता है। और टैक्स मैनेजमेंट आपका एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसमें सब कुछ आता है, टाइमली फाइल करना, टीडीएस काटना, एडवांस टैक्स लगाना, ये प्लानिंग से बहुत बड़ा टर्म है, इसमें सब कुछ कवर होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जो इस पर्टिकुलर स्लाइड से याद रखने की जरूरत है आपको। बाकी आपको पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बाकी सब आप नोट कर लेना। ये मेनली वही पीछे वाली स्लाइड पर जो आपके टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग थे वही सब है। ठीक है, अब 4 प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं टैक्स को बचाने की। ठीक है, लीगली टैक्स को बचाने की 4 प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहली टेक्निक है आपकी टाइमिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये टेक्निक आपकी सबसे ज्यादा टेस्टेड टेक्निक है यूजीसी नेट के पेपर में। क्या है ये? इसका आइडिया सिंपल है बिल्कुल। अगर तुम इनकम आज रिसीव करो तो टैक्स इसी साल देना पड़ेगा। अगर कुछ पोस्टपोन कर सको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप लोअर टैक्स स्लैब रेट्स में पढ़ो, या फिर हो सकता है कि रेट्स चेंज हो जाएं, जैसे कि डिले बिलिंग। और एक्सपेंसेस को एक्सेलरेट करो। क्या करो? एक्सपेंसेस को एक्सेलरेट करो। अगर कोई बड़ा एक्सपेंस इस साल में आने वाला है तो उसको इसी साल करो, डिडक्शन इसी साल मिल जाएगी। ऐसे तुम अपने एक्सपेंस को एक्सेलरेट करो और अपनी इनकम को फैमिली मेंबर्स के लोअर टैक्स स्लैब रेट में स्प्रेड करो। थ्रू आउट द फैमिली अपनी इनकम को स्प्रेड करो, ताकि जिसका लोअर स्लैब रेट हो उसके हिसाब से तुमको टैक्स कम पड़े। पर इस इनकम स्प्रेडिंग को कॉशियसली करना होता है, क्योंकि हमने क्लबिंग ऑफ इनकम्स में पढ़ा था कि जो माइनर होता है और जो स्पाउस होता है उसकी इनकम आपकी क्लब हो जाती है आपकी इनकम से अंडर सेक्शन 64। तो जो स्प्रेडिंग ऑफ इनकम करो आप, उसको बहुत कॉशियसली करना है, सेक्शन 64 को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये होता है टाइमिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट। इस टेक्निक से आप इस तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, लीगली अपना टैक्स बचा सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी चॉइस ऑफ बिजनेस एंटिटी की टेक्निक। क्या करना है इसमें आपको केयरफुली अपना बिजनेस एंटिटी कौन सा है वो चूज करना है, और आपके उस डिसीजन पे आपका टैक्स स्लैब रेट कौन सा लगेगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आप कौन सी एंटिटी है उस पर आपका टैक्स का रेट डिपेंड करेगा। तो ये चूज करना, ये डिसाइड करना इज वेरी मच नेसेसरी। जैसे कि इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स होते हैं 0 से 30% तक, और सरचार्ज भी लगता है अगर 50 लाख से ज्यादा की इनकम होती है तो। फर्म और एलएलपी का फ्लैट 30% का रेट होता है। पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट पर अलग से टैक्स लगता है। कंपनी का फ्लैट 22% होता है जो कंपनीज डोमेस्टिक होती हैं और सेक्शन 115 BAA के अंदर आती हैं। और वो कंपनीज जो न्यूली मैन्युफैक्चर हुई है अंडर सेक्शन 115 BAB, उनका 15% टैक्स रेट होता है। कौन सी कंपनीज होती है ये, थोड़ा ध्यान से सुनो इसको। 15% का रेट स्पेसिफिकली उन कंपनीज के लिए है जो सेक्शन 115 BAB के अंदर न्यूली मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं। कब? 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं और मार्च 2024 तक उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई हो। 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हो और अब मार्च 2024 तक उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई हो। जो कंपनीज अभी सेट हो रही हैं उनके लिए 115 BAA का 22% का ही रेट होता है। ये सिर्फ उनके लिए है जो अक्टूबर से मार्च तक के बीच में इनकॉर्पोरेट हो गई है और मार्च से उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया हो। और ये सिर्फ कंपनीज के लिए है, फर्म या एलएलपी के लिए नहीं होता है ये। ठीक है, ऐसे आपकी बिजनेस एंटिटी की चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये होती है टेक्निक 2। टेक्निक 3 होती है चॉइस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस की चॉइस पर भी डिपेंड करता है आप कितना टैक्स सेव कर सकते हैं लीगली। तो जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनकी सिर्फ इंडिया की सोर्स्ड इनकम टैक्सेबल होती है। जो RNOR होते हैं उनकी फॉरेन इनकम एग्जम्प्ट होती है और सिर्फ इंडिया के बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होती है। जो आप रेजिडेंशियल स्टेटस के थ्रू टैक्स प्लानिंग करें वो लॉफुली होनी चाहिए, विद इन द लॉफुल लिमिट्स होनी चाहिए। तो जो प्लानिंग करो वो सोच समझ के करो, क्योंकि अगर तुम डेलिबरेटली मैनिपुलेशन करोगे तो वो काफी डेंजरस है एंड फिर उससे तुम्हारे ऊपर लॉफुल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो जो तुम
टैक्स प्लानिंग करो अपने रेजिडेंशियल स्टेटस की, वो लॉफुली करना, अंडर द लॉ करना। अगर तुम अब्रॉड रहते हो ज्यादा तो तुम्हारा स्टेटस चेंज हो सकता है, तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है तुम्हारे ज्यादा अब्रॉड रहने के कारण। तो अपने फॉरेन ट्रिप्स को भी अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। एंड द लास्ट टेक्निक इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। अगर आप कैपिटल रिसिप्ट ले रहे हैं तो ये पॉसिबली एग्जेम्प्ट है। अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट ले रहे हैं तो दैट्स फुली टैक्सेबल। तो अगर तुम ट्रांजेक्शन को लीगली कैपिटल नेचर में स्ट्रक्चर कर सको तो टैक्स बच सकता है। ये है आपकी टेक्निक 4। तो ये है सारी लीगली टेक्निक्स टैक्स प्लानिंग की, कैसे आप लीगली लॉफुली अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो का, रियल बिजनेस डिसीजंस में टैक्स कैसे अप्लाई होता है। ये कंसेप्ट रियल बिजनेसेस में एक्चुअल डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले आपका मेक और बाय डिसीजन। तो सोचो एक कोई कंपनी है, उसको एक पार्ट खुद बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए। टैक्स एंगल से कौन सा बेटर है, खुद बनाना है या बाहर से खरीदना। इंटरेस्टिंग है ना कि सिर्फ कॉस्ट नहीं, टैक्स भी इम्पैक्ट करता है इस डिसीजन को। तो मेक ऑप्शन में फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर, प्लांट पर डेप्रिसिएशन सब डिडक्टेबल है, लेकिन ये साल दर साल होता है। इसमें एक बार में पूरा डिडक्शन नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करूं बाय ऑप्शन की, तो उसमें परचेज प्राइस पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसी साल में पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता है बाय ऑप्शन में और वो पूरा का पूरा उसी साल में डिडक्ट हो जाता है, एक शॉट में फुल डिडक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेक और बाय में। अब डिसीजन रूल क्या है, कैसे डिसाइड करें हम। पोस्ट टैक्स कॉस्ट कंपेयर करो, टैक्स के बाद की कॉस्ट कंपेयर करो, टैक्स के बाद की कॉस्ट कंपेयर करो, ग्रॉस कॉस्ट नहीं, आफ्टर टैक्स नेट कॉस्ट को कंपेयर करो, ऐसे तुम डिसीजन ले पाओगे। अब एक नॉन टैक्स फैक्टर सुनो मेक और बाय डिसीजन के पर्सपेक्टिव से। अगर फैक्ट्री में आइडल कैपेसिटी है तो मेक ऑप्शन बेटर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, एंड मेक में गिव बेटर क्वालिटी कंट्रोल एज वेल। ठीक है, तो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं और आपके पास अपना खुद का क्वालिटी कंट्रोल भी होगा मेक के अंदर, तो ये एक नॉन टैक्स फैक्टर है। वैसे अगर आप टैक्स के पर्सपेक्टिव से डिसाइड करेंगे तो आप पोस्ट टैक्स कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, पोस्ट टैक्स कॉस्ट को। ओके, नेक्स्ट डिसीजन है ओन वर्सेस लीज का डिसीजन। ओन और लीज में क्या फर्क होता है। ओन करो तो डेप्रिसिएशन मिलती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, प्लस अगर लोन पे खरीदा है तो इंटरेस्ट पे डिडक्टेबल होता है। किसके केस में, ओन के केस में। अगर मैं लीज की बात करूं तो पूरा का पूरा लीज रेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो उसी साल में फुल्ली डिडक्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ओन का और लीज करने का। क्या डिडक्टेबल है ओन के केस में, ओन के केस में क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन मिलती है, और अगर लोन पे खरीदा है तो इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है। वेयर एज लीज में आपका लीज रेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसी साल में फुली डिडक्टेबल हो जाता है। तो अब एक क्विक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप बताओ कौन सा बेटर है, ओन करना या लीज पे लेना। डिपेंड करता है, अगर एसेट की डेप्रिसिएशन हाई है और उसकी वैल्यू तेज गिर रही है तो ओन करो, और अगर एसेट ओल्ड है और उसकी डेप्रिसिएशन खत्म हो गई है तो लीज प्रेफर करो, क्योंकि लीज रेंट आपका पूरा डिडक्टेबल होता है। तो ओन कब करना है, अगर डेप्रिसिएशन रेट हाई है और तेजी से गिर रहा है। लीज कब करना है कि एसेट ओल्ड है और उसकी डेप्रिसिएशन खत्म हो गई है, तो उसमें आपका लीज रेंट फुली डिडक्टेबल हो जाता है। तो दोनों डिसीजंस में एक ही चीज याद रखनी है कि जो पोस्ट टैक्स कॉस्ट है उसका कंपैरिजन करो, जो कम हो उसको चूज करो, क्योंकि अगर तुम ग्रॉस कॉस्ट देख के डिसीजन लोगे तो तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल मेकिंग दीज बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, while solving these questions you have to remember that you have to compare the post tax cost, right, not the gross cost. Okay, दो और important business decisions होते हैं। तो पहले देखते हैं रिटेन वर्सेस रिप्लेस। पुराना मशीन रखो या नया लेके आओ। रिटेन करोगे तो डेप्रिसिएशन कंटिन्यू मिलेगी, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू घटता रहता है, तो डेप्रिसिएशन भी घटती जाती है, और रिपेयर और मेंटेनेंस पे जो खर्चा होगा वो डिडक्टेबल होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। अगर रिप्लेस करोगे तो नया एसेट लाओगे, उस पर फ्रेश डेप्रिसिएशन मिलेगी, उसकी फुल कॉस्ट पर एट द एप्लीकेबल रेट। बड़ा बेनिफिट, लेकिन एक कैच, पुराना एसेट बेचते टाइम सेक्शन 50 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिगर हो सकता है। क्या, जब तुम ये पुराना एसेट बेचोगे तो सेक्शन 50 के अंडर तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिगर हो सकता है, तो इससे तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। तो अब ऐसे समझो कि अगर पुराना एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया है, यानी कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 0 है, तो उसे रखने का डेप्रिसिएशन बेनिफिट कुछ भी नहीं है। उस केस में नया लाना और फ्रेश डेप्रिसिएशन क्लेम करना ज्यादा समझदारी है।
ठीक है, तो ऐसे आप डिसाइड करेंगे रिटेन वर्सेस रीप्लेस के केस में। नेक्स्ट है शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू। बिजनेस चलाते रहो या बंद कर दो। कंटिन्यू करोगे तो अगर बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो आपका प्रॉफिट पे ऑब्वियसली टैक्स लगेगा, टैक्स चार्ज होगा उस प्रॉफिट पे, लेकिन बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अगर आप शट डाउन कर दोगे, अगर आपके परसिस्टेंट लॉसेस हो रहे हैं तो आप उसके कारण उसको शट डाउन कर दोगे, बट आप एक बहुत बड़ा बेनिफिट खो देंगे, जो कि है अपने लॉसेस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का जो बेनिफिट होता है वो आप खो देंगे। ठीक है, ये एक बहुत क्रिटिकल टैक्स एंगल है, क्योंकि ध्यान से सुनो, जब तुम शट डाउन करोगे तो उस टाइम जो तुम्हारे अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस होंगे, जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते थे, वो बेनिफिट तुम्हारा परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा। और शट डाउन करने पे तुम्हारे टैक्स लगता है, ऐसा नहीं है कि तुमने शट डाउन कर दिया तो टैक्स नहीं लगेगा। शट डाउन करने के बाद भी टैक्सेस लगते हैं। किसके ऊपर लगते हैं? क्लोजिंग स्टॉक पर टैक्स लगेगा, एसेट बेचने पर सेक्शन 50 का कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा, गुडविल लिखा गया तो वो डिडक्टेबल होगा, वीआरएस पेमेंट्स 5 सालों में डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 35DDA। ठीक है, तो शट डाउन किया तो ये सब भुगतना पड़ेगा। तो ये जो भ्रम है कि शट डाउन किया तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये गलत भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दो। लॉजिकली डिसीजन लेना जरूरी होता है। ठीक है, शट डाउन करने पर भी टैक्सेस देने पड़ेंगे, राइट। आओ अब एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं जो जो अब तक पढ़ा है उस सब का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लेना इस पर्टिकुलर स्लाइड को। तो स्पेसिफिकली तो सबसे पहले हमने टैक्स प्लानिंग देखा क्या होता है। लेजिटिमेट अरेंजमेंट होता है टू मिनिमाइज द टैक्स विद इन द लॉ। टैक्स इविजन क्या होता है? टैक्स इविजन आपका इलीगल होता है। टैक्स प्लानिंग लीगल भी होता है और मॉरल भी होता है। और अगर मैं बात करूं टैक्स अवॉइडेंस की, तो ये लीगल होता है पर इमोरल होता है। ठीक है, फिर हमने गार के रूल्स के बारे में देखा, सेक्शन 95 से 102 तक होते हैं ये क्या है? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें आप इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ गार। ठीक है, फिर हमने टेक्निक्स देखी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी एक तो टाइमिंग एंड एक्सपेंडिचर की टेक्निक देखी हमने चॉइस ऑफ एंटिटी की टेक्निक देखी, हमने चॉइस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस की टेक्निक देखी थी। ठीक है, फिर हमने डिसीजंस देखे, मेक और बाय डिसीजन देखा, ओन वर्सेस लीज का डिसीजन देखा, हमने रिटेन वर्सेस रिप्लेस का डिसीजन देखा, और हमने शट डाउन का या फिर कंटिन्यू का डिसीजन देखा। ये 4 इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस हमने डिस्कस किए कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में। ठीक है, और अब जो बचे हैं टॉपिक्स वो हैं MAT का टॉपिक, मैट का टॉपिक, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का टॉपिक। तो ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तुम एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक क्विक सा रिविजन। लेट्स अंडरस्टैंड द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का कंसेप्ट नाउ। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कंपनीज के टैक्स प्लानिंग के लिए एक वॉल की तरह काम करता है। कितनी भी स्मार्ट प्लानिंग कर लो पर मैट से नहीं बच पाओगे अगर तुम्हारा बुक प्रॉफिट ज्यादा है तो। तुम्हें याद होगा हमने AMT का कंसेप्ट पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा रेट्स का फर्क है, और ये कंपनीज के लिए होता है, वो नॉन कंपनीज के लिए होता है। तो समझ लेते हैं क्या होता है मैट। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझो, मैट को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया, प्रॉब्लम क्या थी। बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि अपने बुक्स में प्रॉफिट तो दिखाती है 100 करोड़ रुपए का, पर जब टैक्स देने की बारी आती है तो तरह तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेकर टैक्स अपना बिल्कुल जीरो कर लेती हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, जब इनका बुक प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है और टैक्स ये दे रही है ऑलमोस्ट जीरो, तो ये तो गलत बात है। तो गवर्नमेंट ने उसका सोल्यूशन निकाला कि इन लोगों से टैक्स तो लेना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या निकला? मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बुक प्रॉफिट के 15% से कम है तो कंपनी को मैट पे करना पड़ेगा एट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो मतलब अगर तुम्हारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बुक प्रॉफिट के 15% से कम है तो तुमको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा, विच इज द 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो मतलब तुमको एटलीस्ट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट तो देना ही देना पड़ेगा, इतना तो देना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम बुक प्रॉफिट दिखा रहे हो उसका 15% देना पड़ेगा। तुम कितने भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लगा लो, अगर तुम्हारा नॉर्मल टैक्स कम है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से तो तुम नहीं बच पाओगे, तुमको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट होता है आपका नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस द स्पेसिफिक एडिशंस जैसे कि इनकम टैक्स पेड, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, डेफर्ड टैक्स डेबिट माइनस द स्पेसिफिक डिडक्शंस जैसे कि डेप्रिसिएशन पर इनकम टैक्स एक्ट एंड लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये कैलकुलेशंस करके आपका बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसका 15% आपको देना ही देना पड़ेगा। तो नॉर्मल टैक्स निकालो, बुक प्रॉफिट का 15% निकालो, दोनों में से जो ज्यादा हो वो दो। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो नॉर्मल टैक्स दोगे,
बुक प्रॉफिट का 15% ज्यादा है तो वो दोगे। कौन पे करता है इसको? सारी कंपनीज, डोमेस्टिक भी फॉरेन भी, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने की है वो ये है कि जो कंपनी सेक्शन 115BAA या सेक्शन 115BAB चूज करती हैं उनको मैट बिल्कुल नहीं लगता है। मैट सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो नॉर्मल रेजिम में है। अगर कंपनी ने 115BAA ऑप्ट किया है यानी कि 22% रेट पर, तो वो मैट से पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को। कौन एग्जम्प्ट है मैट से? सेक्शन 115BAA एंड सेक्शन 115BAB। मैट क्रेडिट सेक्शन 115JAA। अब यहाँ एक रिलीफ भी है। क्या रिलीफ है? अगर आपने मैट पे किया नॉर्मल टैक्स से ज्यादा, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्रेडिट बन जाता है। ठीक है, और वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्रेडिट बनकर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 15 सालों तक के लिए। तो जब कभी इन 15 सालों में आपका नॉर्मल टैक्स मैट से ज्यादा होगा, उस पर्टिकुलर ईयर में आप इस क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हैं उस एक्स्ट्रा अमाउंट से जो आप पे कर रहे हैं। तो क्या क्रेडिट मिलता है कि अगर आपने मैट पे किया नॉर्मल टैक्स से ज्यादा, तो जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका क्रेडिट बन जाता है और वो क्रेडिट 15 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता है। और किसी साल में अगर आपने नॉर्मल टैक्स पे किया जो कि मैट से ज्यादा है, उस साल में वो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। ये होता है मैट क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JAA। अभी क्वेश्चंस में आगे देखने को मिल जाएगा तुम्हें बाय एन एग्जांपल। शायद मैंने एक PYQ इसी के ऊपर डाल रखा है तो तुमको समझ आ जाएगा उससे। तो मैट बिल्कुल आपका AMT की तरह ही होता है, बस फर्क इतना है कि AMT आपका नॉन कंपनीज के लिए होता है और मैट आपका कंपनीज के लिए होता है। AMT आपका 18.5% लगता है एडजस्टेड टोटल इनकम पर और मैट होता है आपका 15% बुक प्रॉफिट पर। ठीक है, ये चीज याद रखने की है। AMT इज 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। कैसे निकालते हैं वो भी सीखा था हमने। एंड मैट इज 15% ऑफ बुक प्रॉफिट्स। ओके, चलो अब इसको कैसे कंप्यूट करते हैं वो देख लेते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो सबसे पहले तो बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फिर उसमें हम इनकम टैक्स पेड, डेफर्ड टैक्स, डिविडेंड प्रपोज, प्रोविजन फॉर लॉसेस को ऐड बैक करेंगे। हम डिडक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन पर इनकम टैक्स एक्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट कर देंगे। तो ये आपका एडजस्टेड बुक प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैट की कैलकुलेशन का बेस होता है। इस पर आप अपना 15% लगाते हैं तो 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट इज योर मैट। 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज इफ अप्लाइज एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी योर मैट। एंड फिर आप उस मैट को कंपेयर करेंगे नॉर्मल टैक्स से। तो अगर मैट ज्यादा है तो आप मैट पे करेंगे और अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो आप नॉर्मल टैक्स पे करेंगे। अदर कैचेस, मैट क्रेडिट कैसे निकालते हैं? मैट क्रेडिट निकलता है आपका नॉर्मल टैक्स माइनस मैट। ठीक है, वो आपका मैट क्रेडिट है जो इन फ्यूचर 15 सालों तक यूज किया जा सकता है। ये वो AMT से कंपैरिजन लिखा हुआ है, इसको नोट कर लो। तो अब ये आपके क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपका 50 लाख रुपए, उसमें इनकम टैक्स पेड दे रखा है आपका 8 लाख और जो डिडक्ट करने का अमाउंट है वो 6 लाख दे रखा है। तो कैलकुलेट करके आपका 52 लाख बुक प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो बुक प्रॉफिट आपका 52 लाख हो गया। नॉर्मल टैक्स कैसे निकलेगा? आपका नॉर्मल प्रॉफिट 50 लाख दे रखा था, उसमें से डिडक्शंस माइनस करके इट विल बी 20 लाख। इस पर आप 22% लगाएंगे तो 4,40,000। ठीक है, मैट आपका 52 लाख पे 15% लगेगा तो 7,80,000। दोनों को कंपेयर करो, कौन सा ज्यादा है? मैट ज्यादा है ऑब्वियसली। तो मैट ज्यादा है तो आपका क्या पे करेंगे? आप मैट पे करेंगे। 7,80,000 आप पे करेंगे। कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा? 3,40,000 आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 15 सालों तक के लिए। तो ये हो गया आपका मैट का कंप्यूटेशन। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से। तो एक बार क्विक सा रिविजन कर लो। प्लानिंग और अवॉइडेंस। प्लानिंग क्या होता है आपका? प्लानिंग लीगल होता है। अवॉइडेंस आपका लीगल होता है पर इमोरल होता है। ठीक है, मैकडॉल का जजमेंट हुआ था 1985 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके जो कल्परेबल डिवाइसेस होते हैं यानी कि आपके जो इम्परमिसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। ठीक है, मैट का रेट कितना होता है? 15% ऑफ बुक प्रॉफिट होता है। AMT का क्या होता है? AMT का 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम होता है। तो ये डिफरेंस क्लियरली याद रखना। मैट का क्रेडिट पीरियड होता है 15 साल। ठीक है, ओन वर्सेस लीज में लीज रेंट आपकी फुली डिडक्टेबल होती है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ओनरशिप के केस में आपका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है।
ठीक है। शटडाउन के केस में आपका जो शटडाउन के केसेस में आप सोचते हैं कि आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट नहीं, शटडाउन होने पर भी काफी सारे टैक्सेस लग जाते हैं, तो ये चीज याद रखना। और जो आपका फायदा होता है कि आप 8 सालों तक अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप वो वाला फायदा भी खो देते हैं शट डाउन करते हैं तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम में हो जाती हैं, कॉमन ट्रैप्स हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। सो दिस वाज इट फॉर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन। सबसे पहली स्लाइड्स में ही पढ़ा था हमने ये। तो टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस आर बोथ इलीगल एक्टिविटीज। क्या टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस दोनों इलीगल है? नहीं। इलीगल क्या होता है? सिर्फ टैक्स इवेजन। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स प्लानिंग इज लीगल, टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल बट इमोरल, टैक्स इवेजन इज इलीगल। ठीक है, अभी तक हमारे हिसाब से ये ठीक है। सी है टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंसीलमेंट ऑफ इनकम टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। नहीं, पहली स्लाइड में जो वो फ्लो के तरीके से मैंने समझाया था कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था एक बॉक्स में नो कंसीलमेंट। ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन आर ट्रीटेड एज द सेम अंडर द इंडियन लॉ। नो, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है बट टैक्स इवेजन इलीगल है, तो नो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्वियसली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी हैज अ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹4 लाख एंड इट्स बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115JB is ₹40 lakh. What amount of tax will the company pay? तो अब क्या लिखा है कि एक कंपनी है, उसकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो 4 लाख की दे रखी है और उसके बुक प्रॉफिट है 40 लाख रुपए के। तो बताओ, मैट कैलकुलेट करो और कंपेयर करो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से, क्या ज्यादा है, क्या आएगा, क्या आंसर होगा, क्या वो पे करेगा। तो 40 लाख का अगर आप 15% निकालेंगे तो 6 लाख आंसर आएगा। तो जब आप 6 लाख को और 4 लाख को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मैट which is 6 lakhs is greater than the 4 lakh amount which is normal tax liability। तो आप क्या पे करेंगे? आप 6 लाख पे करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a tax advantage of buy option in a make or buy decision। मेक और बाय डिसीजन जब आप लेते हैं तो इनमें से कौन सा बाय डिसीजन का एडवांटेज है? बताओ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन मेकिंग। मेकिंग करने में जो डेप्रिसिएशन होगा प्लांट एंड मशीनरी पर, उस पर जो डेप्रिसिएशन होगा उसका बेनिफिट तो मेक डिसीजन में मिलेगा ना, अगर आप मेकिंग करेंगे तो ये तो मेक का बेनिफिट है। एंटायर परचेज प्राइस डिडक्टेबल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द ईयर ऑफ परचेज। दिस साउंड्स करेक्ट टू मी। लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड आर डिडक्टेबल ओनली इन बाय ऑप्शन। D है कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन ऑन द परचेज्ड गुड्स। सो या एज आई सेड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, और D का तो कोई टैक्स लॉ में बेसिस ही नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी पेड मैट ऑफ ₹8 लाख इन असेसमेंट ईयर 2023 to 2024 व्हेन इट्स नॉर्मल टैक्स वाज 3 लाख। मतलब एक साल में उसका नॉर्मल टैक्स 3 लाख था और उसने मैट दिया था 8 लाख रुपए का, तो उसका मैट क्रेडिट कितना हो गया? 5 लाख रुपए का उसका मैट क्रेडिट हो गया। अब इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में उसका नॉर्मल टैक्स 9 लाख रुपए दे रखा है और मैट उसका 5 लाख है, मतलब इस साल में उसका नॉर्मल टैक्स मैट से ज्यादा है, तो वो नॉर्मल टैक्स पे करेगा। सिंस उसके मैट क्रेडिट को 15 साल नहीं हुआ है, इट्स जस्ट द नेक्स्ट ईयर, तो उसका पिछले साल का जो 5 लाख का मैट क्रेडिट था, क्या वो उसको इस साल यूज कर सकता है सेट ऑफ करने के लिए? कर सकता है या नहीं? और कर सकता है तो फिर बताओ क्या टैक्स पेएबल का अमाउंट होगा? सो यस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी विच इज 4 लाख रुपीज, क्योंकि वो 5 लाख 9 लाख के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लेगा जो मैट का क्रेडिट बना था। ठीक है, पिछले साल से जो मैट का क्रेडिट था 5 लाख का, वो उसको इस साल यूज करके 4 लाख का टैक्स पे करेगा। राइट, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रॉम माई एंड। तो हमने आज क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। हमने टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैकडोवेल का केस डिस्कस किया, फिर हमने टैक्स प्लानिंग के टाइप्स भी देखे जैसे कि शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फिर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। क्या इलीगल है? टैक्स इवेजन इलीगल है। ठीक है, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस को डिस्कस किया जैसे कि मेक और बाय, शट डाउन और कंटिन्यू, रिटेन वर्सेस रीप्लेस, ओन वर्सेस लीज, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने देखा मैट, कौन से पर्टिकुलर सेक्शंस एग्जाम्प्ट है मैट यूज करने से, ये देखा, और मैट और एएमटी देखा कि मैट का रेट होता है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, एएमटी का रेट होता है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, फिर हमने मैट को कैसे कंप्यूट किया जाता है वो देखा, और एक न्यूमेरिकल की हेल्प से भी हमने उसको समझने की कोशिश करी। सो दिस वाज इट फॉर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग as well as for taxation according to the UGC नेट सिलेबस। तो मेरे हिसाब से तो नेट में जो जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं, जिस टॉपिक से उठ के आते हैं, मैंने सब पढ़ा दिया है। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझना है
तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई मेक अ वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, मैंने सारे अपडेटेड सेक्शंस, अपडेटेड टैक्स स्लैब्स सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। सो इफ एनीथिंग इज डाउटफुल, कुछ भी क्वेरी है कमेंट कर देना। एंड या वीडियोस को, पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू कॉमर्स सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली सीरीज में। हैव अ वेरी नाइस डे।